राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी वहाँ पर कौशल्या की आत्मा आ गई। वो सफेद साड़ी में गांव वालों से गुहार लगा रही थी। अरे तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे ये गांव और गांव के लोग बहुत प्यारे हैं। अरे तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो तो। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो तो एक आत्मा थी। खैर, गांव वाले उसे घाट पर लेकर चले गए और राजेश ने उन्हें मुखाग्नि दे दी। सभी के साथ साथ अब कौशल्या की आत्मा भी रोने लगी। भले ही भगवान ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर दिया, पर इन गांव वालों से और मेरे परिवार से मुझे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। कुछ महीनों बाद उस गांव में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। भयंकर कोहरे ने पूरे गांव को ढक रखा था। दूर से वो गांव दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था चारों तरफ बादल ही बादल हो। राजेश और ममता अपनी झोपड़ी में आग जलाकर बैठे थे। ममता, मैं बाहर देखकर आ रहा हूँ। बाहर बर्फ गिर रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। कोहरा तो इतना ज्यादा है कि पास खड़ा आदमी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये तो अच्छी बात है ना, आपके लिए तो चांदी चांदी हो गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? पूरा गांव ठंड की वजह से परेशान है, और ये गांव सिर्फ गांव नहीं है बल्कि हमारा परिवार है। तुम भूल गई? माँ पूरे गांव को अपना परिवार मानती थी और पूरा गांव हमारी माँ को अपनी माँ मानता था। ठंड की वजह से अगर वो परेशान होंगे तो हम भी तो परेशान होंगे। अगर ठंड की वजह से गांव वाले परेशान होंगे तो मुझे भी परेशानी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपके धंधे की बात कर रही हूँ। इतनी ठंड के मौसम में आपकी चाय की दुकान तो कई गुना ज्यादा चलने लगेगी। ठंड के कुछ महीनों में तो हम इतना कमाई लेंगे कि हम अपना बच्चा प्लान कर सके और अपना घर भी बनवा सके। सासू माँ अपने पोते का चेहरा देखना चाहती थी, पर बेचारी देख नहीं पाई। इतना कहकर ममता रोने लगी। राजेश ने उसे चुप कराया और फिर अपने घर के बाहर बनी चाय की दुकान पर चला गया। राजेश दुकान पर अकेला बैठा था। कोहरा इतना था कि उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये ममता तो कह रही थी कि ठंड की वजह से मेरी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, पर यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसकी दुकान पर कुछ लड़के और आदमी अचानक आ गए। राजेश उन्हें देखकर हैरान हो गया। चाचा, कोहरा इतना तेज है ना कि आप लोग मुझे दूर से दिखाई नहीं दिए। जब आप लोग मेरी दुकान के करीब आए तब मुझे आप लोग दिखाई दिए। बताइए, सिर्फ चाय पियेंगे या पकौड़ी भी खाएंगे? अरे हम सबको चाय और पकौड़े दोनों खिला दो, क्योंकि ठंड बहुत है और तुम्हारी चाय में जादू है, जादू। तुम्हारे हाथों की चाय पीने के बाद हम सबके अंदर एक गर्मी आ जाती है। राजेश ने सबके लिए चाय पकौड़ा बनाया। सभी लोग चाय पीने लगे और ठंड को एंजॉय करने लगे। तभी वहाँ पर कौशल्या की आत्मा आ गई। अरे मनोहर काका, आज पहली बार तुम अकेले अकेले चाय पी रहे हो। हर बार जब भी दुकान पर आते थे तो मुझे अपने पैसों से चाय जरूर पिलाते थे। आज क्या हो गया? पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी अचानक कौशल्या ने काका के हाथों की चाय छीनकर सड़क पर फेंक दी। काका डर गए। काका, लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हारे हाथ इतनी तेज कांप रहे हैं कि आपने तो चाय ही फेंक दी। अरे नहीं बेटा, मेरे हाथ पैर नहीं कांप रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथों से चाय का कुल्हड़ जमीन पर पटक दिया। सभी काका की बातों पर हंसने लगे। इधर कौशल्या की आत्मा बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन वो जंगल में एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर भगवान को याद कर रही थी। हे माँ, मुझे शक्ति दे माँ, कि मैं गांव वालों को देख सकूं, उनकी कुछ मदद कर सकूं। मैं अपने गांव के बिना नहीं रह सकती। तभी अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हुए। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सिर्फ प्रेम बांटा है, और प्रेम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। आप अपनी मर्जी से इस मायाजाल में फंसी हुई हैं। आपको तो स्वर्ग मिला है। मुझे कोई स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए प्रभु। मेरा स्वर्ग तो मेरा परिवार, मेरे गांव वाले हैं। लेकिन अब जब मेरा परिवार और मेरे गांव वाले मुझे महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं स्वर्ग में तो जाऊंगी नहीं। ठीक है, अगर आप स्वर्ग नहीं आना चाहती हो तो आपकी आत्मा इस बरगद के पेड़ में ही वास करेगी। ये पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रहेगा, और जब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा आप भी पेड़ के रूप में ही जिंदा रहोगी। लोग आपको छू पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए। उनके जाते ही कौशल्या की आत्मा उसी बरगद के पेड़ में समा गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बर्फबारी और भयंकर तूफान शुरू हो गया, जिससे गांव वालों के घर तबाह होने लगे। लोगों के कच्चे मकान कुछ ही घंटों में ढह गए।
काका, हम सबके घर तो तबाह हो गए, बर्फबारी भी हो रही है, मेरी दुकान भी बर्बाद हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। काका, तुम बुजुर्ग आदमी हो, तुम तो कुछ बताओ तरीका। बेटा, इस समय तो हमको कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। अपने गांव का जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है उसकी छांव में चलकर बैठते हैं, तभी कुछ दिमाग काम करेगा। काका सभी गांव वालों को लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जिस बरगद के पेड़ में कौशल्या की आत्मा थी। तभी राजेश की पत्नी ममता ने कहा, आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इस पेड़ की छाया में नहीं बल्कि अपने किसी बूढ़े बुजुर्ग की छत्र छाया में हैं। यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, आप लोगों को लग रही है? बहुरिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस पेड़ के नीचे तो सच में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही और यहाँ पर बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी समस्या टली नहीं है। सही कह रहे हो काका, जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती तब तक हम इस पेड़ के नीचे ही तो नहीं बैठ सकते ना। हम सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? राजेश के इतना बोलते ही वो बरगद का पेड़ खुद ब खुद बड़ा होने लगा। सभी गांव वाले चौंक कर उस पेड़ से दूर हो गए। वो पेड़ धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। अब उस पेड़ ने लगभग पूरा गांव भी घेर लिया था। पेड़ के निचले वाला भाग खोखला होता चला गया। थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत गहरे गहरे छेद उस पेड़ में होने लगे। उस पेड़ का हर एक छेद एक कमरे से भी बड़े आकार का था। राजेश बेटा, जरूर इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत रहता है। अरे देखो, हमारे देखते ही देखते ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। पेड़ के नीचे देखो, कितने सारे बड़े बड़े कमरे जैसे बन गए हैं। यहाँ से निकलो, यहाँ खतरा हो सकता है। काका बिल्कुल सही कह रहे, हमको तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी गांव वाले वहाँ से डर कर जाने लगे। तभी उस पेड़ से कौशल्या की आवाज आई, रुक जाओ गांव वालों। वो आवाज सुनकर सभी गांव वाले पीछे की तरफ पलट गए और बरगद के पेड़ को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। डरो मत, मैं कौशल्या हूँ। राजेश, ये तो सासू माँ की आवाज है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपने परिवार और पूरे गांव से बहुत प्यार करती थी। गांव वाले भी मुझे बहुत प्यार करते थे। भगवान मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे इस पेड़ की जिम्मेदारी दे दी है। इस पेड़ के नीचे देखो, ढेर सारे कमरे बन गए हैं। पूरा गांव इस पेड़ की छांव में अब रह सकता है। बहन जी, आपके जितना प्यार पूरे गांव से कोई नहीं कर सकता। आप मरने के बाद भी हमारा साथ दे रही हैं। काका, मैं तो उस वक्त से आप लोगों के साथ हूँ जब आप लोग मुझे घाट पर ले जा रहे थे, पर आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, ना ही कोई मुझे देख पा रहा था। इसीलिए शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे ये शक्तियाँ दे दी। राजेश बेटा, अब इस पेड़ के एक कमरे में तुम अपनी दुकान भी खोल सकते हो और आसपास के सभी गांव वाले अब तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे। पर हाँ, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, इन गांव वालों से बिल्कुल भी पैसा मत लेना। तुम्हें कभी किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। राजेश ने रोते हुए कहा, माँ, जब से आप गई हो ऐसा लगने लगा था जैसे इस गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया है, लेकिन आपने दोबारा इस गांव में आकर हमें धन्य कर दिया है माँ। अब हम पूरी जिंदगी आपकी छत्र छाया में इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। इस तरह पूरा गांव उस पेड़ के नीचे बने कमरों में रहने लगा। राजेश ने वहीं पर एक दुकान भी खोल ली। अब आसपास के जितने भी गांव थे, वहां के सभी लोग राजेश की दुकान पर आकर चाय पकौड़े खाते थे, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ती चली गई। इस तरह कौशल्या के प्रेम की छाया में पूरा गांव उस पेड़ के नीचे एक साथ रहने लगा।